नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर, जो कि हमारी आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को वो विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, पटवार आदि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपनी संपूर्ण तैयारी करने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। कल का अपना विशेष प्रश्न था, हाल ही में राजस्थान में प्रस्तावित शिवदासपुरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना को निरस्त किया गया है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या सीकर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय इसे अधिग्रहित किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे निरस्त कर दिया गया है। अब है आज की विशेष वार्ता। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के पहले भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र की शुरुआत किस जिले में की जा रही है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या जयपुर? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के पहले भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की जा रही है। विशेष चर्चा करें, सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग के निदेशक श्री ओपी बुनकर ने जयपुर में राजस्थान के पहले भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2020 के बजट में ही राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षा मुक्त शहर बनाने की घोषणा की थी। इसी के तहत राजस्थान के पहले भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र की स्थापना जयपुर में की गई है। इसके संचालन हेतु सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग ने सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के साथ समझौता किया है। एक स्वशासी संस्था है सार्थक मानव कुष्ठाश्रम, उसके साथ समझौता किया है ताकि इसका सही संचालन हो सके। इन केंद्रों पर भिखारियों को कई प्रकार की स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी जिसमें जिस प्रकार की योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से उन भिखारियों को सिखाया जाएगा, उसमें कुछ विशेष डेवलपमेंट किए जाएंगे। यदि अपन जयपुर की बात करें, क्योंकि ये जयपुर में शुरू किया जा रहा है, तो 18 नवंबर 1727 को आमेर नरेश शवाई जयसिंह ने जयनगर के नाम से जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर की नींव जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। जयपुर के आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को जयपुर राजस्थान का अंग बन गया था। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले के सभी पुस्तकालयों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा? ये घोषणा की जा चुकी है। जोधपुर में, डूंगरपुर में, नागौर में या जयपुर में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, नागौर में। राजस्थान के नागौर में सभी पुस्तकालयों का नाम, यानी विद्यालयों में संचालित पुस्तकों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा। विशेष चर्चा करते हैं, नागौर की जिला कलेक्टर हैं वर्तमान समय में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के विशेष प्रयासों से 15 अगस्त 2020 को 34 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सरकारी स्कूल के पुस्तकालयों का नामांकन किया जाएगा, यानी जो 34 स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर पुस्तकालयों का नामकरण किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के वर्तमान निदेशक श्री सौरभ स्वामी ने 13 अगस्त को आदेश जारी भी कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में नागौर के 34 स्वतंत्रता सेनानी जो
ने विशेष भूमिका निभाई थी, उन्हीं को सम्मान देने हेतु यह निर्णय किया गया है। यदि अपन बात करें नागौर की, तो नागौर का उपनाम है अहिच्छत्रपुर। इसको औजारों की नगरी भी कहते हैं और नागौर को धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में नागौर जांगल प्रदेश की राजधानी था। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जोजड़ी, लूणी, हरसोर। प्रमुख झील हैं डीडवाना झील, नावा झील, डेगाना झील, कुचामन झील। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के मेड़ता के बगदरी गांव में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो सीधा सीधा पूछें तो नागौर से हुई। नागौर में कहां, तो नागौर के मेड़ता में बगदरी नामक एक गांव है, वहां से राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान में नई शिक्षा नीति के अनुसार किस कक्षा से कंप्यूटर शिक्षा और कोडिंग सिखाने का प्रावधान किया गया है? कक्षा 11, कक्षा 6, कक्षा 8 या कक्षा 3? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 विकल्प, कक्षा 6। विशेष चर्चा करें तो हाल ही में जारी शिक्षा और कोडिंग प्रावधान कक्षा 6 से किया गया है। नई शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत में ही कक्षा 6 से प्रावधान किया गया है कि उसमें कंप्यूटर शिक्षा के तहत कोडिंग, डिकोडिंग सिखाया जाए और कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। वहीं 2008 से चल रही ICT योजना के तहत राजस्थान में अब तक 8,500 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जा चुके हैं। हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस में गैलेट्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इंद्रमल को, नरेंद्र सिंह को, भवानी शंकर शर्मा को या महेंद्र सेवदा को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, महेंद्र सेवदा को। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के महेंद्र को गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा की है। सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर हैं महेंद्र सेवदा, और महेंद्र सेवदा को राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड देने की घोषणा हाल ही में की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय राजस्थान के उप नियंत्रक इंद्रमल को राष्ट्रपति के विशेष पदक से नवाजे जाने की घोषणा भी की है। इसी तरह है सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डन श्री भवानी शंकर शर्मा को नागरिक सुरक्षा में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक देने की भी घोषणा की है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य ग्रेटर फ्लेमिंगो के कारण चर्चा में बना हुआ है? ताल छापर, सीता माता, सरिस्का या चंबल अभयारण्य? इसका सही उत्तर है ताल छापर अभयारण्य। राजस्थान का ताल छापर अभयारण्य ग्रेटर फ्लेमिंगो के कारण चर्चा में बना हुआ है। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान का ताल छापर अभयारण्य ग्रेटर फ्लेमिंगो, जो कि एक विदेशी पक्षी है, के कारण चर्चा में बना हुआ है। अफ्रीका और मध्य यूरोप से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सबसे पहले ये विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो ताल छापर में आ रहे हैं। यह अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है और विशेषकर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। विशेष चर्चा करें चूरू की, तो चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। यह किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे कम वन भी चूरू में है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म, यानी कि सर्दियों के समय जो सबसे ठंडा हो जाता है और गर्मी के समय सबसे गर्म रहता है, वो प्रदेश है चूरू। सालासर का हनुमान मंदिर चूरू में है, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से ददरेवा व साहवा का गुरुद्वारा भी चूरू में ही है। यानी ददरेवा जो महत्वपूर्ण स्थान है, आस्था का केंद्र है, और उसी प्रकार से साहवा जो आस्था का केंद्र है, जहां गुरुद्वारा स्थित है, वो भी चूरू में ही है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में स्टेट फ्लाइंग स्कूल फिर से शुरू किया जा रहा है? जोधपुर, डूंगरपुर,
नागौर अथवा जयपुर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान का जो एकमात्र स्टेट फ्लाइंग स्कूल जो पहले बंद कर दिया था, उसे फिर से जयपुर में ही शुरू किया जा रहा है। विशेष वार्ता करें तो राजस्थान में 11 साल बाद जयपुर स्थित राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल फिर से शुरू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार इसे पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। 20 फरवरी 2020 को बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री द्वारा इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई थी। 2008 में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विवाद के चलते इसे बंद कर दिया गया था। यह राजस्थान का एकमात्र फ्लाइंग स्कूल है। यदि हम संपूर्ण भारत के फ्लाइंग स्कूलों की बात करें तो वर्तमान में जयपुर सहित भारत में कुल 34 फ्लाइंग स्कूल हैं। जब ये बंद था तो भारत में 33 फ्लाइंग स्कूल थे। भारत का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज है। फुर्सतगंज दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिकता कानून के समर्थन में राजस्थान के किस जिले में अभियान शुरू किया है? ये प्रश्न 3 तरीकों से पूछा जा सकता है, हम चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन अभी पहला प्रश्न हम कर रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिकता कानून के समर्थन में राजस्थान के किस जिले में अभियान शुरू किया है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या जयपुर? तो इसका सही उत्तर है राजधानी जयपुर। विशेष चर्चा करते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिकता कानून के समर्थन में राजस्थान के जयपुर से अभियान को शुरू किया है। वहीं यदि अपन बात करें कि कब से है तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जनवरी 2020 को शुरू किया था। वहीं राजस्थान के अर्जुन मेघवाल ने यह अभियान उदयपुर से लॉन्च किया था। और यदि अपन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जोधपुर से इस अभियान यानी जनसंपर्क अभियान को लॉन्च किया था। तो यदि पूछा जाए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नागरिकता कानून के समर्थन में अभियान कहां से शुरू किया तो उत्तर होगा जोधपुर। श्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो उदयपुर और निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने जयपुर से इस कार्यक्रम को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग को 2 श्रेणियों में CBIP अवार्ड 2020 दिया गया था? शिक्षा विभाग को, पर्यटन विभाग को, चिकित्सा विभाग को या जल संसाधन विभाग को? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, जल संसाधन विभाग को। राजस्थान को सिंचाई व बांधों पर बेहतर काम होने पर संसाधन विभाग को 2 श्रेणियों में CBIP अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में बांधों के रखरखाव व खेतों की सिंचाई पर बेहतर काम होने पर सिस्टम का प्रबंध, जल उपयोग व सहभागी सिंचाई प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन हुआ था। और इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने ये अवार्ड सिंचाई विभाग को दिए हैं, जल संसाधन विभाग को दिए हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले को सम्मिलित किया गया है? जोधपुर, डूंगरपुर, राजसमंद या बीकानेर? तो इसका सही उत्तर है राजसमंद। केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना के तहत संपूर्ण भारत में केवल 3 जिलों को शामिल किया गया है और उन 3 जिलों में एक जिला राजस्थान का है, नाम है राजसमंद। विशेष वार्ता करें तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय डिजिटल गांव योजना के तहत भारत के 3 जिलों का चयन किया था। इसमें उत्तर प्रदेश से वाराणसी, बिहार से पटना और राजस्थान से राजसमंद को शामिल किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले का चयन कर इसकी
प्रत्येक ग्राम पंचायत को HDFC बैंक के सहयोग से डिजिटल गांव बनाया जाएगा। इस योजना के तहत राजसमंद की 211 पंचायतों को शामिल किया गया है। विशेष चर्चा करें राजसमंद की, तो राजसमंद की स्थापना 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराणा राज सिंह ने राजनगर के नाम से की थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजसमंद को उदयपुर से अलग कर राजस्थान का 30वां जिला बनाया गया था। यहां की प्रमुख नदियां हैं बनास, कोठारी, खारी। विशिष्ट जलाशय हैं राजसमंद झील, नंद समंद झील। यहां महाराणा प्रताप संग्रहालय अत्यधिक प्रसिद्ध है और हल्दी घाटी का स्थान जहां अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य विशेष युद्ध हुआ था, राजसमंद में ही है। यहीं पर कांकरोली में टायर ट्यूब बनाने का एक कारखाना भी है जो प्रसिद्ध है, और नाथ द्वारा भी यही है जहां पिछवाई चित्रकला अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने बांधों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत शामिल किया गया है? 150 बांधों को, 189 बांधों को, 200 बांधों को या 211 बांधों को? इसका सही उत्तर है नंबर 2, 189 बांधों को। राजस्थान के 189 बांधों को अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसमें 100 साल की उम्र तक के बांध भी शामिल किए गए हैं, यानी जो 100 साल पहले बनाए गए थे उन बांधों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 965 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विश्व बैंक से लोन लिया जाएगा। इस सिस्टम के तहत हर सेकंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी तथा नदियों से आने वाले पानी की पूर्व जानकारी भी मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस ऐप का उद्घाटन किया है? सखी, एकता, अभिन्न या सफल? इसका सही उत्तर है नंबर 1, सखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सखी ऐप का उद्घाटन किया है। उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 16 अगस्त 2020 को सखी ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया। यह उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रथम चरण में स्वयंसेवी संस्था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण भी इसी ऐप के माध्यम से होगा, यानी जो बच्चे आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों में पढ़ते हैं उन्हें सखी ऐप के माध्यम से ही शिक्षण कराया जाएगा। हम बात करें स्मृति ईरानी का, तो स्मृति ईरानी का पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। ये वर्तमान समय में कपड़ा व महिला बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, इसी की हम थोड़ी और बात करें तो सखी एप्लीकेशन के जरिए वो सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश भी देगा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण भी कराया जाएगा। यह ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित भी कराई जाएंगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के रूप में पूर्णतया प्रभावी ढंग से संचालित करने का कार्य सखी ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति जारी हो रही है उसके अनुसार यदि अपन बात करें तो कक्षा 2 तक, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 और कक्षा 2 तक लगभग शिक्षण कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही होगा, और ये सारा का सारा कार्य सखी एप्लीकेशन के माध्यम से ही संपन्न करवाया जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नरम ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मा सती प्रकल्प योजना शुरू की है? कर्मा सती प्रकल्प योजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मा सती प्रकल्प योजना शुरू की है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसे कर्मा सती प्रकल्प योजना के रूप से जाना जाता है, जिसके तहत राज्य के 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यदि अपन बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्य पशु है बाघ, पक्षी है श्वेतकंठ कोडिल्ला, राज्य वृक्ष है चित्तौन और राज्य पुष्प है हरसिंगार का पुष्प। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति कोविंद के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति कौन सी कंपनी हाल ही में करने वाली है? यानी कि एयर इंडिया वन वह प्लेन है जिसमें भारत के विशिष्ट व्यक्ति विशेषकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि यात्रा करेंगे। तो इसकी आपूर्ति हाल ही में किस कंपनी द्वारा की जाएगी? बोइंग, NAL, लॉकहीड मार्टिन या BAE सिस्टम्स। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 बोइंग। बोइंग जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और अन्य VVIP गणमान्य व्यक्तियों के लिए बोइंग 777-300 ERS में उड़ान भरने वाले हैं, जो भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। 2 बोइंग विमान अमेरिका से भारत पहुंचेंगे, जिसके लिए अधिकारी विमान प्राप्त करने के लिए अमेरिका पहुंच भी चुके हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है बोइंग, जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण आदि की बिक्री करती है। यह विश्व के सबसे बड़े एरोस्पेस निर्माताओं में से एक है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई और इसके वर्तमान CEO हैं डेव कोलहोन। ये एक ऐसा विमान है जिसमें किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। कोई भी बाह्य आक्रमण इस पर नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार से पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। इस प्रकार के विमानों का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न अब आपके लिए विशेष प्रश्न है आज का विशेष प्रश्न है, राजस्थान से जुड़ी किस फिल्म को स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स 2020 के फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है? सीडी बल्ला, बिट्टू, टर्टल या इनमें से कोई भी नहीं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल अपनी पुनः चर्चा होगी, तब तक के लिए जय हिंद।